निकाला? फिर से बता रहा हूँ, चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 12 श्वेत चिकित्सा स्थान, सूत्र क्रमांक वही 21 के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। यहाँ जो सोंठ, मरीच, पिपली है ना, निशोध और कुटकी, इनके चूर्ण में लोह भस्म मिलाकर के डालना, और त्रिफला के क्वाद से भी भावना हम किया। एनर्जी ऑडियो को बंद करिए। इसको करके आप लोग इसको ना बना के रख लो आप मेरे हिसाब से। ये कफज शोथ में, अब कफज शोथ का मतलब क्या है? कफज पेनक्रियाटाइटिस हो, पेनक्रियाटाइटिस, बहुत सारे पेशेंट आते हैं पेनक्रियाटाइटिस का, कफज, या कहीं पर भी स्वेलिंग हो रहा है, कफज, वहां आप इसको दे करके देख लो। फिर देखो गुरुजी एक बार फिर से बता दो गुरुजी। अरे चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 12 सूत्र क्रमांक 21, पेनक्रियाटाइटिस हो या कहीं पर भी शरीर के अंदर कोई स्वेलिंग हो, इन्फ्लामेशन हो, ओडिमा जैसी स्थिति हो शरीर के अंदर, और वह कफज हो, कफज का लक्षण दिखे, तब सोंठ, मरीच, पिपली, निशोध, कुटकी, ये बरोबर, और लोह भस्म, इन सभी को बरोबर लेना है। गुरुजी वो दोबारा बताना, अध्याय नंबर 12, अध्याय नंबर 12 सूत्र क्रमांक 21, शोथ अध्याय जहां पर हम पढ़ रहे थे। अब यहाँ वैसे तो त्रिफला के काढ़े के साथ लिखा है, लेकिन हम अब क्या करेंगे, कम से कम 3-4 त्रिफला के काढ़े से भावना देंगे इन वनस्पतियों के ऊपर। यानी काढ़ा बनाना है, बढ़िया सा काढ़ा जो है त्रिफला को कुकर में डाल के उबाल लो। अब भावना देने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे करना है। जिस द्रव्य से हम भावना दे रहे, जैसे मान लो नीम के पत्ते का भावना देना है, तो क्या करना होगा, नीम के पत्ते कुकर में डाल लो, 16 गुना पानी डालो और उसको उबाल लो। पानी उबलते उबलते कम से कम 4 गुना पानी आ जाएगा, अगर सूखा हुआ नीम के पत्ते है तो 4 गुना पानी आएगा। बढ़िया मिक्सी में ग्राइंड कर लो, या गर्मा गर्म उसको निचोड़ लो। निचोड़ करके एक प्लास्टिक के बोतल में रख लो, थोड़ी देर तक पड़े रहने दो। फिर वो जो उसका जो कचड़ा है आप देखोगे बोतल के नीचे पड़ा रहेगा, और क्लीन जो पानी है ऊपर रहेगा। आराम से पानी को फिल्टर कर लो, कचड़ा से रहित जो नीम का जो पानी है उस पानी को आराम से नितार लो, और नीचे का जो गाढ़ा भाग है उसको पड़े रहने देना, वही उसको फेंक दो, और इससे भावना देना है। एक बार भावना देने का मतलब है उसको अच्छी तरह से उतना डाल लो कि जिससे कि पूरी तरह से गीला हो जाए, टाइट नहीं होना, एकदम गीला होना चाहिए। गीला होकर के थोड़ी देर उसको घोटना है, और उसको किसी बर्तन में, आप चाहो तो प्लास्टिक का जो बर्तन है जो होता है परात, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। चारों ओर घुमा लो, घुमा करके छाँव में सुखा दो, थोड़ी देर में सूख जाएगा। फिर निकालो और फिर उसको मिक्सी में पीस लो, और फिर उसी तरह से त्रिफला का जो काढ़ा है उसी विधि से तैयार करो, और तैयार करके उसको इसी विधि से ऐसा करके 6-7 बार या 3 बार तो कम से कम भावना दे करके इसको आप रख लीजिएगा। चौथाई चम्मच पाउडर त्रिफला के काढ़े के साथ रोगी को दे दीजिएगा, या गोमूत्र के साथ भी हम रोगी को, गोमूत्र भी शोथ न है लेकिन कफज होना चाहिए। कफज शोथ है, जैसे फैटी लीवर है, अगर कफज हो तो गोमूत्र बहुत अच्छा काम करता है। यही जो दवाई है, इस दवाई को आप त्रिफला गोमूत्र के साथ दे दो, इतना अच्छा काम करेगा कि पूछो। करके तो देखो, फैटी लीवर हो, क्योंकि यहाँ कटु और तिक्त ये दोनों रस है।
निसोत और कुटकी। सोंठ मरीच पीपर निसोठ कुटकी लौ भस्म लौ भस्म बरोबर लेना ये है। बराबर मात्रा लेके कपड़ छान त्रिफला की पाउडर में भावना दी। त्रिफला का काढ़े, त्रिफला जो है उसके काढ़े 6 का भावना 3-4 6 भावना भावना दे करके रख लो। रोगी को देना होगा तो उसको दे देना। अग्नि मांद्य हो, भूख नहीं लग रहा हो, पेट साफ नहीं अगर हो रहा हो। अगर सर किसी के उसमें अरे ओवरी में सूजन हो तो भी हो सकता है। कहीं पर भी दे दो, कफज होनी चाहिए, क्योंकि ये देखो ये तो अध्याय ही श्वेतु का है, ये अध्याय है ही श्वेतु का। अब गुरुजी यहाँ भावना देना क्या होता है? भावना देने का अभी मैंने आपको बताया कि उस त्रिफला का जो काढ़ा है, उस काढ़े से इन पाउडर के ऊपर वो काढ़ा डाल दो, डाल करके घोटो, एकदम बढ़िया सा पतला सा काढ़ा हो जाएगा, एकदम पतला सा। उसके बाद उसको छांव में सुखा दो, यही उसको भावना देना बोलते हैं इसी को। अब यहाँ पर देखिए जरा, अक्सर हम लोग पुनर्नवाद्यारिष्ट का प्रयोग करते हैं ना, पुनर्नवादी क्वाथ या पुनर्नवाद्यारिष्ट बाजार में मिलता है ना, कहाँ कहाँ हम प्रयोग करते हैं पुनर्नवा? हम अक्सर कहाँ प्रयोग करते हैं? जहाँ पर स्वेलिंग, जहाँ पर पेशाब सोथ में नहीं आ रहा है, पेशाब में जलन हो रहा है, तो अक्सर हम देवराज जी आप कहाँ प्रयोग करते हो पुनर्नवारिष्ट का? सोथ में पेशाब बढ़ाने में हाँ। ब्लड कम है वहां पे, हम्म। ब्लड अब कम देखो है यहाँ तो पर, अब लोहासों देखो, के साथ अब देखो ना, अब हमें यहाँ पर क्या पता चला कि पुनर्नवाद्यारिष्ट का जिक्र कहाँ किया जा रहा है? सोथ अध्याय में किया जा रहा है। तो निश्चित बात है, जहाँ सोथ होगा वहां हमें पुनर्नवारिष्ट को चलाना है। जहां शोथ के साथ साथ यूरिन प्रॉपर खोल करके नहीं आ रहा है, देखो यह सिर्फ यूरिन ही नहीं, पुनर्नवारिष्ट इसका अगर आप देखोगे ना, तो मूत्र उदावर्त से होने वाला जो रोग है, जैसे हृदय रोग होता है कि नहीं होता है? आप वेबसाइट में जाकर लिखो मूत्र उदावर्त, हृदय रोग, पांडु रोग, शोथ, प्लीहावृत्ति हो गया है ना, प्लीहा रोग, ज्वर, अरोचक, प्रमेह, गुल्मा, भगंदर, सभी प्रकार के उदर रोग, खांसी, श्वास ग्रहणी विकार, कुष्ठ, कंडू, शाखागत वात विकार, मलावरोध, हिचकी, श्वेत कुष्ठ, हलिमक, इन सब में क्या आया है? पुनर्नवादिष्ट आया है। और उसके नीचे देखो जरा क्या लिखा है, इसका सेवन करने से उत्तम वर्ण, बल, आयु, ओज और तेज का निर्माण होता है। आप देखो बल, वर्ण, आयु, ओज और तेज कौन से शब्दों में है? वायु के उदान वायु में है, प्राण वायु में है, ठीक है। पुनर्नवादिष्ट का सेवन काल में मानसरस का बहुत बड़ा महत्व रहेगा। यदि कोई मानसरस में पुनर्नवादिष्ट को डाल करके पीता है तो इसका रिजल्ट बहुत खुल करके दिखता है, अदरवाइज नहीं तो पानी में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सोनो भाई एक सेकंड, दूसरे नंबर में दवाई देखो जरा, फलत्रिकाद्यारिष्ट। फलत्रिकाद्यारिष्ट ये बहुत फेमस मेडिसिन है कि नहीं, है ना? लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होना चाहिए? सोथ। क्या क्या दवाई है? आंवला, हरड़, वहेड़ा, अजवाइन, चित्रक की जड़, पीपल, लोह भस्म, वाय विडंग, है ना? ये इसके मुख्य दवाई है। फलश्रुति क्या है? हाँ, फलश्रुति जो ऊपर का जो पुनर्नवाद्यारिष्ट है, उसी पुनर्नवादिष्ट में जो फलश्रुति है वही फलश्रुति फलत्रिकादरिष्ट का है। कृष्णादि चूर्ण, इस कृष्णादि चूर्ण को एकदम याद से देखिए, पढ़िए इसको। पीपल, पाठा, गज पीपल, छोटी कटेरी, चित्र की जड़, सोट, पीपली मूल, हल्दी, जीरा, नागरमोथा, सबका बराबर चूर्णा, है ना? और चिरायता, सोंठ, इनका चूर्णा, इन्हें दोनों चूर्णों को गर्म पानी के साथ सेवन करना है। यह इसका नाम है कृष्णादि चूर्ण। यह जो कृष्णादि चूर्ण है
वह भी कफज शोथ के लिए उपयोगी है। लेकिन मुझे जो सबसे बढ़िया लगा, ये सबसे पहले जो हमने कफज शोथ में सोठ, मरीच, पिपली, निशोथ और कुटकी, इसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्षार गुटिका, क्षार गुटिका देखिए जरा, 43, 44, 45, 46, ये जो क्षार गुटिका है, यवक खार, सज्जी खार, सोनचार नमक, सेंधा नमक, यहाँ पर लवण है। अब लवण जो है क्या करता है, शोथ को बढ़ाता है, शोथ को बढ़ाने वाला है। लेकिन फिर भी शोथ बढ़ाने वाला क्षार होने के बावजूद भी इसका प्रयोग क्षार गुटिका नामक इस दवाई के माध्यम से शोथक ना इस स्वरूप में यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह क्षार गुटिका प्लीहा वृद्धि, उदर रोग, श्वेत कुष्ठ, हलिमक, अर्श, पांडु रोग, अरोचक, शोष, शोथ, विसूचिका, गुल्म, कृत्रिम विष, अस्मरी, श्वासकाश, कुष्ठ, इन रोगों का यह नाश करता है। अब सबसे अधिक जो हम प्रयोग करते हैं, इसका नाम है कंस हरितकी। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कंस हरितकी। मुझे लगता है इस मेडिसिन को तो हर किसी को बनाकर रखना ही चाहिए। क्षार गुटिका ना बनाओ चल जाएगा, आपका फलत्र का अध्यारिष्टा, पूर्णवादिष्टा न बनाओ चल जाएगा, लेकिन कंस हरितकी, क्योंकि इसमें पड़ता है हरड़, और यह जो कंस हरितकी है ये बहुत अच्छा आयुर्वेदिक दवाई है। ध्यान देना, प्रसंग क्या है, शोथ रोग में प्रयोग किया जा रहा है। कंस हरितकी कैसे बनता है, आपने 100 हरड़ लेना है, फिर सारीवन, पिठवन, रेंगनी, बनवंटा, गोखरू, श्रीफल की छाल। अब कल परसों हम लोगों ने श्रीफल का छाल, हमने श्रीफल पढ़ा था। अब आप लोग बताइए श्रीफल किसको बोलते हैं, कल परसों हमने पढ़े थे द्रव्य गुण विज्ञान में। बेल को गुरुजी, शरीफे को, हाँ जी, शरीफा, क्या, शरीफा, नहीं 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 नहीं, कल परसों हमने अभी शरीफा पढ़ा ही नहीं है। सिल्फर, सिल्फर बेल, बेल को कहते हैं। मेघा जी बताइए, कल परसों हमने पढ़ा था, कल परसों ही तो पढ़ा था। चुनाव चुनाव बेल को बोलते हैं। बेल, बेल, मेघा जी ने बिल्कुल सही कहा। जो जो द्रव्य हम पढ़ रहे हैं उसके नाम को भी थोड़ा सा देखिए। हाँ, बिल्व बिल्व भी बोलते हैं, इसे श्रीफल भी बिल्वा, बोलते हैं। बिल्वा, बिल्वा को ही श्रीफल बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, श्रीफल का छाल यानी बेल का छाल, गंबारी का छाल, पाडल का छाल, गनियार का छाल, सोना पाठा का छाल, ये सारा छाल हो गया। ये लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, दोनों पंचमूल का छाल है ये। ठीक है, इन सभी को अच्छी मात्रा में इनको लेना है, और ले करके इनको अच्छी तरह से कूट करके पानी में इसको उबालना है, और पानी के अंदर डाल दो, 8 आड़क पानी इसमें डाल देना। डाल करके एक कपड़े के अंदर कम से कम 100 बड़ी हरड़ डालना है आपने। डाल करके नीचे आग लगा लो, घड़े के अंदर वो सारा जड़ी बूटी है उसमें आपने पानी डाल दिया, और ऊपर कपड़े के अंदर हरड़ डाल दिया, और दोला यंत्र से ऐसे ऊपर डंडे 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 के बीच में लटका दिया कपड़े को, नीचे घड़ा है, घड़े के अंदर वो सारे लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, इसके वनस्पति है, और हरड़ को पकना शुरू करो। हरड़ पकते 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 कम से कम भी पानी जो है काफ़ी हद तक पानी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हरड़ को खोल लो, एकदम मुलायम हरड़ बना हुआ रहेगा, उसका गुठली वहां से निकाल करके फेंक दो, या गुठली का कोई और काम होगा उस प्रयोजन के लिए गुठली को रख लो, और पुनः उस क्वाथ में 100 पल गुण घोल देना है। वो जो क्वाथ जो बना है, जो काढ़ा बना है, 100 पल गुण घोल देना है उसमें। जैसे हम च्यवनप्राश में क्या करते, जो आपने जैसे इसमें जड़ी बूटी में इसको दोला यंत्र किया, हरड़ को निकाला, निकाल करके गुठली निकाला, उसके बाद वो जो घड़े के अंदर जो काढ़ा पड़ा है ना, जड़ी बूटी निकाल कर फेंक दो, उस काढ़ा को पानी को काढ़ा को छान लो, छानने के बाद उसमें गुड़ डाल दो, तो गुड़ डालने से क्या हो जाएगा, चाशनी हो जाएगा। उसमें हरड़ का जो बीज निकला हुआ जो हरड़ है
उसको वहां पर डाल दो और डाल करके जैसे च्यवनप्राश बनता है वैसे ही इसको बनाना है। सेम च्यवनप्राश बनाने की विधि है इसमें। लेकिन बाजार में जब आप कंस हरितकी मंगाते हो तो अवलेह फॉर्म में नहीं होता। यहाँ पर उस हरड़ को पीस नहीं करना है, छोटे छोटे टुकड़े नहीं करना, अंदर के बीज को निकालो, उसके 4 पीस ऐसे लंबा सा चीरा कर दो, हरड़ को चीरा करके फिर उस काढ़ा को छान करके जड़ी बूटी फेंक दो, उस काढ़ा में गुड़ डाल दो, उसका चाशनी बनाओ, बढ़िया सा चाशनी तैयार हो जाएगा। फिर उस हरड़ को उसी चाशनी में डाल करके अच्छी तरह से इसको पका लो, और मतलब तैयार करने की विधि हूबहू च्यवनप्राश जैसा है। सौंठ, मरीच, पीपल का चूर्ण, ये दालचीनी, छोटी इलायची, तेज पत्ता, ये च्यवनप्राश में भी यही सारी चीजें पड़ता है। ये सारी चीजें उसमें डाल करके अच्छी तरह से मिला लो, और उसमें शहद डाल दो, यवाखार डाल दो, ठीक है। ये सारे चीज डाल करके अच्छी तरह से रगड़ लो। ये आपका कंस हरितकी अब तैयार हो गया। बनी बात, आप लोग इसको बना सकते हो, हम बनाएंगे कंस हरितकी, लेकिन हमें चाहिए ताजा हरड़। अब आप बताइए, आजकल हरड़ का सीजन है क्या? मेरा मूड बन रहा है इसको बनाने का। सर मैं ताजा देखा ही नहीं अभी तक। सर सर्दियों में होगा, सर्दियों में। सर हाँ, सर्दी में आज। अभी तो अभी कहाँ लगी सरड़। अच्छा बलदेव जी, जब हरड़ होगा तो इस बार ख्याल रखना। हाँ, ठीक है जी, ठीक है। हम बनाएंगे कंस हरितकी इस बार। बलदेव जी, हम, आप भी बनाओगे, हम भी बनाएंगे, है ना, इकट्ठे मिलके बनाएंगे। फिर सर आप जब जब इस द्रव्य में हरड़ काट करके डाल दी गई है 4 फांक करके, तो इसको क्या घोटना है? वो हरड़ का क्या होगा? वो तो ऐसी की ऐसी रह जाएगी शायद। हाँ हाँ, हरड़ तो वैसे ही रहेगा ना। वैसे अगर आप हरड़ को पीस भी, वैसे तो चरक ने यहाँ पर लिखा हुआ है उसको पीस ही नहीं करना। जैसा गुठली को निकाला, निकालने के बाद उसको वैसे ही उस चाशनी के अंदर डाल दो। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। नहीं, आपने कहा ना जैसे च्यवनप्राश बनाते हैं, तो उसमें तो च्यवनप्राश में तो कोई द्रव्य दिखता नहीं है, सब कुछ नहीं नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बनाने की विधि वही है। बस वहां पर आंवले का पेस्ट बना के घी में पकाया जाता है। यहाँ पर हरड़ को पकाया नहीं जा रहा है, घी में उसको फ्राई नहीं किया जा रहा है, ये उस चाशनी के अंदर उस हरड़ को डाल दिया जा रहा है। समस्या ये है ना गुरुजी, च्यवनप्राश कैसे बनाते हैं ये भी पता नहीं है। नहीं तो नहीं। उसको हाँ, अगर हरड़ को विलीन करना होगा ना उसमें, तो दिखाई ना दे नहीं नहीं, हरड़ विलीन की। नहीं करना, हरड़ दिखाई देगा। और यहाँ पर बताया अच्छा जा रहा है ना कि रोज रोगी को एक एक हरड़ खाना है। अब उस हरड़ को एक एक खाना है। ठीक है गुरुजी, ठीक है। प्रणाम गुरुजी। हरड़ खाना है, फिर उसके बाद एक एक हरड़ खाना है। युवराज जी बताइए, उसके बाद प्रणाम आपको गुरुजी। एक एक हरड़ खाना है। अब देखो इस, एक सेकंड, प्रणाम जी। अब इस हरड़ का रिजल्ट तो देखो, कंस हरितकी बाजार में आप अगर मंगाते हो ना, कंस हरितकी पाउडर फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ बनाना कैसे है, बनाने की विधि वही है। वहां पर आंवले को एक तो आंवले को दोलायंत्र तो वहां भी किया जाता है जड़ी बूटियों में, यहाँ पर भी किया जा रहा है। वहां पर भी उसी काढ़े में चाशनी बनाया जाता है, यहाँ भी बनाया जा रहा है। फर्क इतना है, वहां पर आंवले को पीस करके बाद में घी में उसको, घी और तेल में उसको अच्छी तरह से पेस्ट उसको पकाया जाता है, उसमें यहाँ पकाया नहीं जा रहा है। यहाँ उस हरड़ को डायरेक्टली उठा करके थोड़ा सुखा करके, या उसको वैसे ही चाशनी के अंदर डालना है, और उसके बाद अच्छी तरह से उसको मिला करके ऊपर से प्रक्षेप द्रव्य दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्ता वगैरह मिलाना है। और उसके ऊपर से यहाँ पर इन्होंने क्या डाला है, यवखार डालने के लिए बोला है। मेरे पास, मैंने खुद बनाया हुआ यवखार भी पड़ा हुआ है, इस बार मैं बनाऊंगा इसे। अब देखो, यह बढ़े हुए शोथ को नष्ट करता है, शोथक न है। अब शोथ का संबंध किसके साथ है? वो सारे चीजें जहाँ शरीर के अंदर बहुत ज्यादा शोथ हो रहा है उसके है। यह क्या क्या काम करता है? देखो, श्वास रोग में, जैसे अस्थमा में ये काम कर रहा है, ज्वर में ये काम कर रहा है, अरोचक, भूख नहीं लगती या खाने का मन नहीं करता उसमें काम कर रहा है, प्रमेह, डायबिटीज में काम कर रहा है, गुल्म, गुल्म, कोई भी शरीर के अंदर गांठे हैं तो उसमें काम कर रहा है, प्लीहा रोग है, स्प्लिनोमेगाली टाइप का जो स्प्लीन से रिलेटेड समस्या उसमें काम, त्रिदोष रोग,
कफ पित्त वातज तीनों प्रकार के दोषों में, उदर रोग पेट के कोई भी रोग हो, पांडु रोग खून की कमी से होने वाली रोग हो, कृशता शरीर निरंतर दुर्बल होते जा रहा हो, आम बात में, रक्त पित्त में, अम्ल पित्त में, देखो अम्ल पित्त में, रक्त पित्त में, यानी कि शरीर में पित्त बढ़ रहा है तो रक्त पित्त, अम्ल पित्त पित्त ही बढ़ता है तो होता है। तो यह जो है रक्त पित्त अम्ल पित्त और कफ बढ़ता है तो आम बात भी हो रहा है, ठीक हो रहा है। शरीर की वर्ण विकृति डिस्कलरेशन हो रहा है, कोई कहता है सर मेरे ना आजकल चेहरे में रंग नहीं है, मतलब इस तरह की बातें बोलते। मूत्र विकार, अब मूत्र विकार में किडनी से या इस किडनी से जुड़ी हुई जो समस्या है, या आपके यूरिन प्रॉपर तरीका से नहीं आ रहा है उससे जुड़ी हुई समस्या, या ज़्यादा मात्रा में यूरिन आ रहा है, वायु का विकार, अधोवायु, बार बार पेट में गैस बनता है, डकारें आती है, पेट में गैस बनता है, पेट में गुड़ 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 करके आवाज आता है, या वीर्य के दोष, वीर्य दोष यानी उसके स्पर्म में एग नहीं है, उसके स्पर्म में संतानोत्पादक क्षमता नहीं है, तो इन सभी को ये क्या करता है, ये ठीक कर देता है। कंस हरितकी, मेरे समझ में कंस हरितकी चरक का इस अध्याय का श्वेत चिकित्सा इसका सबसे जबरदस्त सबसे उत्तम दवाई मुझे समझ में आया। मैंने वैसे भी कंस हरितकी एपिलेप्सी में दिया है, किसी को श्वास का हुआ है उसमें दिया है कंस हरितकी, कहीं पर भी स्वेलिंग हो रहा है उसमें दिया है कंस हरितकी, तो इसका संबंध बहुत दिव्य है। तो इसको हम बनाएंगे इस बार सर्दी में, जब हरड़ जब तैयार होगा तो हम इसको बनाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इसमें है ना सूखी हुई हरड़ नहीं ले सकते क्या? सूखी हुई नहीं लेना, सूखी हुई नहीं लेना, हरा ही लेना है। ओके। हाँ जी, अब मैं आपको हरड़ जो है यहीं पर, अब हमें जानना चाहिए ना कि हरड़ के अंदर ऐसी क्या चीज है, क्योंकि हमने कंस हरित की पढ़ा, तो अब हमें हरड़ के बारे में जानकारी होना चाहिए कि हरड़ भैया है क्या चीज, हरड़ के अंदर कौन कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है, जड़ी बूटियां हैं ऐसे। तो देखो हरितकी पंच रसा लबड़ा तुबरा परम, पंच रसा मधुर अम्ल कटु तिक्त कषाय, यहाँ पर भी लवड़ नहीं है, जैसे आंवले में लवड़ नहीं है ना, वैसे ही हरड़ में भी अलवड़ा लवड़ रहित है, यहाँ पर लवड़ नहीं है, यानी नमकीन नहीं है हरड़। ऑडियो को बंद करिए जरा सभी लोग, देखो रुक्ष उष्ण, ये किसी का तो ऑडियो खुला हुआ है, मनीष जी, हाँ ध्यान से देखिए जरा, हरितकी के बारे में क्या लिखा हुआ है। रुक्ष उष्ण, पहले नंबर में तो हरितकी कैसा है, उष्ण है, कैसा है, गर्म है। तो पित्त वालों के लिए हरड़ देना चाहिए कि नहीं चाहिए, देना चाहिए, लेकिन युक्ति से देना है। हरड़ देने के बाद उसको गर्मी लगती है, उसको पित्त बढ़ता है, तो तुरंत उसको बंद करना है। क्यों? क्योंकि उष्ण और रुक्ष ड्राई है, जैसे आंवला ड्राई है ऐसे ही हरड़ भी ड्राई है। ये ड्राई है, बहुत ज्यादा रूखा है, इसीलिए अगर किसी का वायु बढ़ा है रुक्ष गुण से तो हरितकी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये रुक्ष है, उष्ण है, दीपनी, अग्नि को दीपन करता है, यानी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। मेध्या, अब ये देखो मस्तिष्क तक चला गया, हमारे तर्पक कफ के ऊपर काम कर रहा है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसका निर्माण कर रहा है हरितकी। स्वादुपाका, इसका जो विपाक है कैसा है, मधुर है। देखो उष्ण है लेकिन विपाक इसका मधुर है, इसका मतलब क्या है, आपका जो अवस्था पाक है वहां पर ये पित्त को बढ़ाने वाला कर्म करेगा। प्रथम अवस्था पाक, द्वितीय अवस्था पाक, तृतीय अवस्था पाक, इसमें से हरड़ क्या करेगा,
अग्नि को बढ़ाने वाला काम करेगा, आम को नाश करने वाला काम करेगा, अग्नि को प्रदीप्त करने वाला काम करेगा। लेकिन जैसे ही ये धातु के संपर्क में जाएगा तुरंत इसका क्या हो जाएगा, स्वाद, इसके परमाणु जो है मधुर रस के यानी गुरु गुण प्रदान, संतर्पण करने वाला, धातुओं को बढ़ाने वाला, उस तरह के इसके अंदर के जो परमाणु है वहां जाके प्रस्फुटित होंगे, जिसे हम कहेंगे स्वादुपाका। इसीलिए यह मेध्या, ये मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला है। हरड़ को अगर हम, जैसे ये कंस हरित की अभी हमने चर्चा किया, कंस हरित की सेवन अगर हम 1 साल तक, यहाँ पर भी वही लिखा है चरक में, 1 साल तक हर रोज एक कंस हरितकी का सेवन जो व्यक्ति करता है वह व्यक्ति में यह सभी गुण उपलब्ध होगा। वैसे कंस हरितकी में रुक्ष गुण नहीं होगा, क्योंकि उसमें गुण और दूसरे दोला यंत्र आदि क्रियाओं के बदौलत उसका जो रुक्षपन है वह नाश हो गया है। बेसिकली वहां दोला यंत्र करने का इसीलिए जरूरत पड़ा क्योंकि हरड़ शायद रुक्ष है। स्वादुपाका, इसीलिए यह भैया रसायनी है। रसायनी का मतलब है हमारे शरीर को बल देने वाला, पुष्टि देने वाला, धातुओं का पोषण करने वाला, हमेशा खाया जाने वाला, हर किसी के लिए खाया जाने वाला, डाइजेस्ट करता है हर किसी के लिए। ये पथ्य है। पथ्य का मतलब हर कोई आदमी इसको पचा सकता है, लेकिन किसके लिए नहीं, जो व्यक्ति दुर्बल है, जिसका शरीर में रुक्ष गुण प्रधान वायु बढ़ा हुआ है, जिसके शरीर में पित्त भी बढ़ा हुआ है, दुर्बल शरीर है, पित्त बढ़ा हुआ है, रुक्ष गुण से वायु बढ़ा है, ऐसे आदमी के लिए हरड़ नहीं देना या सोच समझ करके देना। आगे देखिए चक्षुष्या, ये चक्षुष्या है। यह जो बुक है भाव प्रकाश नाम का बुक से मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चक्षुष्या ये आंखों के लिए हितकारी है। लघु, यह लघु गुण वाला है। अब देखो सबसे बड़ी बात है, स्वादुपाका, मधुर विपाकी होकर के भी, रसायनी होकर के भी, ब्रीह्मणी, ब्रीह्मण करने वाला होकर के भी यह क्या है, लघु। ये भैया लघु गुण वाला है। अक्सर ब्रीह्मण करने वाला तो गुरु गुण वाला होता है, लेकिन हरड़ ब्रीह्मण करने वाला होने के बावजूद भी लघु है, इसीलिए हरितकी को रसायन कहा गया है। ये ब्रीह्मण भी करता है और लघु भी करता है। लघु गुण है, गुण इसका गुरु नहीं है। गुरु जो होता है हैवी, उसको लेने के बाद पेट में भारीपन होना, अगड़म बगड़म सब कुछ होता है, लेकिन लघु गुण होने की वजह से हरड़ को कंटिन्यूसली अगर आप इसको लेते हो, अग्नि तो दीप्त करेगा लेकिन साथ साथ में ब्रीह्मण भी करेगा। अनुलोमिन, अनुलोमन का मतलब है नीचे की ओर मल को, मूत्र को, गर्भ को, हर चीजों को नीचे की ओर ले जाना, यानी शाखाओं में गए हुए मलों को कोष्ठ की ओर खींच करके लेके आना, इस क्रिया को हम अनुलोमन कहते हैं। दवाइयाँ हरड़ का प्रयोग किस किस अवस्था में किया जा सकता है, तो कंस हरितकी का प्रयोग भी हम इन्हीं अवस्थाओं में कर सकते हैं, जैसे श्वास, कास, प्रमेह, अर्श, ये 4 रोग तो फिर आया कुष्ठ, शोथ, उदर, कृमिन। श्वास रोग, कास यानी खांसी, प्रमेह यानी बार बार यूरिन जाना, है ना, आविल मूत्रता, अधिक मात्रा में पेशाब जाता है। अर्श यानी बवासीर, कुष्ठ यानी स्किन डिजीज, शोथ यानी एडेमा, उदर यानी पेट से संबंधित रोग, कृमिन यानी पेट में बहुत सारे कृमि हो गए होंगे, वैश्वर्य, स्वर्य यानी किसी के गला बैठा हुआ है, ग्रहणी, ग्रहणी यानी IBS टाइप के पेट से ही संबंधित रोग, ग्रहणी रोग है ना, विबंध, कॉन्स्टिपेशन, विषम ज्वरान, मलेरिया, टाइफाइड, ये सभी विषम ज्वर है। गुल्म यानी कि शरीर के अंदर कहीं कहीं गांठें बने हुए हैं, जैसे लेडीज के लिए फाइब्रॉइड हो गया, PCOD हो गया, है ना, ट्यूमर हो गया, ये गुल्म। तो गुल्म में ये काम करता है। आदमान, आदमान का मतलब पेट गुड़गुड़ करके आवाज कर रहा है और गैस बन रहा है, आदमान। तृषा, प्यास, सर्दी, वोमिटिंग टेंडेंसी या वोमिटिंग, हिक्का, बार बार हिचकी होना, कंडू, इचिंग होना,
रद रदामयान, रद यानी हृदय में, आमयान कई प्रकार के, आम यानी टॉक्सिन को ठीक करता है। कामलाम, देखो कितने सारे रोग टच कर रहा है। कामलाम जॉन्डिस, शूलम शरीर में कहीं कहीं दर्द हो रहा है, आनाह, आना यानी कॉन्स्टिपेशन, हाँ जी हाँ जी, अर्श में हरितकी इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्श के लिए तो हरितकी ही है, हरितकी तो सबसे मूल दवाई है अर्श का। आनाह कॉन्स्टिपेशन है ना, पेट भारी भारी है और कॉन्स्टिपेशन है, इस अवस्था को आना कहेंगे। प्लीहानंचा यकृत तथा लीवर और स्प्लीन से जुड़े हुए समस्या, अस्मरी पथरी हो रहा है, मूत्रकृच्छा, मूत्रकृच्छा का मतलब है डाइसूरिया यानी यूरिन पूरी तरह से रुक चुका है। मूत्राघातम, मूत्रकृच्छा का मतलब भी होता है यूरिन कम थोड़े थोड़े आना, और मूत्राघात का मतलब होता है यूरिन पूरी तरह से नहीं आना। चना सहित इनको ये नाश करता है। स्वादु तिक्त कषायत्वत् पित्तरत कफरत तुषा कटु तिक्त कषायत्वत् अम्लत्वत् वातरिच्छवि पित्तकृत कटुलाम। अब ये सारे ये वही बातें जो ऊपर हम पढ़ते हुए आ चुके। हेतु विशिष्ट बोधार्थम ना पूर्वम क्रियते धुना गुण सम्यम दृष्टम। अब यह व्यतस्तो नेति चित्त धात्री, ये देखो धात्री बोला यहाँ पर, जैसे हम आंवले को भी धात्री बोलते हैं ना, धात्री, धात्री फल, धात्री का मतलब होता है माँ। जिस प्रकार से माँ हर प्रकार के बच्चे को हृदय से लगाती है, ये नहीं देखती कि ये बेटा दुष्ट है सही है कैसा है, ऐसे ही हरड़ भी धात्री यानी कि एक पवित्र मन वाली माँ के समान हर इंसान को अपने शरण में लेता है, यानी उसको ठीक करता है। पथ्याया, पथ्य है ये, यानी हमेशा हर कोई आदमी खा सकता है। मज्जनी स्वादु, इसका जो मज्जा है अंदर का वो कैसा है, स्वादु मीठा है। तो ये सारे हरड़ के गुण है, हरितकी का ये सारे क्या है, गुण है, ठीक है ना। देखो कितने सारे रोगों को इसने टच किया। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, हरितकी के बारे में किसी का कोई गुरुजी आपने ना हमें ना एक बार बोला था कि जैसे आप ना 10 डेज के लिए ले रहे हो, एक बार उसमें हो जाता ना, एक बार अपान के लिए हो जाता है, क्योंकि एक बार कब बोला था भोजन के मध्य में ले लेना ऋतु की हरितकी करके, तो एक बार भोजन से पहले लेना 10 दिन, फिर किसने उसके बोला बाद था? टेस्ट करना कि आपने एक बार बताया था ना हमें कि, तो आपने कहा था फिर उसके बाद भोजन के मध्य में ले लेना, और फिर उसके बाद आपने बोला था फिर इस तरह से 10-10 दिन का ट्राई करना, फिर उसके बाद फिर देखते रहना कि किसमें ज्यादा अच्छा लगता है। फिर आपने कहा था कि उस वो बाद में ले लेना, जैसे ऐसे 10-10 दिन करके ट्राई करना, 10 दिन भोजन से पहले, 10 दिन भोजन के मध्य में, 10 दिन भोजन के बाद में। तो ये भोजन के पहले अपान वायु पर काम करता है और बीच में समान में, और नहीं, बाद आपने में किया किस में कि काम नहीं करेगा? किया? आपने किया कि नहीं किया? नहीं गुरुजी, वो फिर क्या कहते हैं, वो मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो मिली भी नहीं थी ना मुझे उस समय, ठीक मैंने को बताया था, तो फिर उसमें कुछ और फिर दवाइयां दूसरी चल रही थी, तो इसलिए वो नहीं किया। ठीक है, तो हाँ, चलो तो मैं पूछ रही हूँ, हम्म, वो इसलिए पूछ रही हूँ कि आप कह रहे हो ना पित्त वाले नहीं करते, तो इसलिए पूछ रही हूँ कि देखो ऐसा है, पित्त वाले हम्म, नहीं करते का मतलब इसको जो हरड़ है ना, हरड़ को भी अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो अच्छा मिश्री के साथ ले लो, ठीक मिश्री के साथ ठीक, लेने के लिए बताया गया है। हरड़ का मात्रा कम, मिश्री का अच्छा मात्रा ज्यादा, और हम्म, इसको आप ले लो। तो ये पित्त के लिए ठीक मिश्री के साथ हरड़ लेने की बातें बताया गया है। बाकी जो कंस हरितकी की अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये कंस हरितकी बहुत जबरदस्त दवाई है ये, मतलब ये रसायन भी है, और साथ साथ में 1 वर्ष तक जो आदमी इस कंस हरितकी खुद निर्माण करके एक एक हरड़ अगर वो रोज खाता है, तो देखो कितने सारे रोगों को ये टच कर रहा है। यही डायबिटीज को ठीक कर रहा है, यही प्लीहा को ठीक कर रहा है, पांडु रोग, कृषिता, आम बात, रक्त पित्त, अम्ल पित्त। आजकल ना ज्यादातर जो है डायबिटीज के केस में रक्त पित्त और अम्ल पित्त, रक्त पित्त के रोगी तो आज इतने ज्यादा है कि पूछो मत। जितने भी आज जो डायबिटीज का पेशेंट है ना, सबके सब रक्त पित्त से पीड़ित है, और वो प्रमेह की दवाइयां ले रहे। रक्त पित्त की चिकित्सा होनी चाहिए थी। तो ऐसे पेशेंट में भी कंस हरितकी बहुत,
और चूंकि कंस हरित का संबंध श्वेतु रोग से है, श्वेतु का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन होना, शरीर के अंदर कहीं ना कहीं शोथ होना। हम पहले ही पढ़ते आ चुके हैं इसी शोथ वाले अध्याय में कि शरीर के अंदर चाहे वो डायबिटीज हो, किडनी में कुछ ऐसी चीजें हो रहा है जिसके वजह से इंसुलिन कम हो रहा है ना। इंसुलिन की कमी के वजह से जो डायबिटीज की जो क्रियाओं में गड़बड़ी हो रही है, तो ये सभी स्थानों में भी शोथ की एक व्यवस्था है, शोथ ही हो रहा है वहां पर, ऐसा हम समझेंगे। तो यहाँ पर भी कंस हरित की बहुत अच्छा काम करता है, और यह कफ पित्त वात तीनों ही अवस्थाओं में कंस हरित की हम दे सकते हैं। अगला दवाई है पटोल मूलादि क्वाथ। देखिए जरा सूत्र क्रमांक 54। कर्षोन्मितैस्तैः क्वथितः कषायो घृतेन पेयः कुडवेन युक्त विसर्प दाह ज्वर सन्निपात तृष्णा विषाणी सोयथुम चहंती। अब देखो पटोल मूलादि क्वाथ, परवल का जड़, देवदार, दंती का जड़, त्रायमाण। अब ये त्रायमाण क्या चीज है इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। ये किसी भी ग्रंथ में त्रायमाण ये होता है ऐसा करके नहीं है, ये विलुप्त प्रजाति है त्रायमाण, पता ही नहीं किसी को। कोई पिपली जैसा कुछ दिखाता है, कोई कुछ दिखाता है, बेसिकली त्रायमाण नाम का जो वनस्पति है। हाँ, त्रायमाण जो है वो कुटकी में जो गुण होता है वही कुछ गुण त्रायमाण में होता है, इसीलिए त्रायमाण की जगह में कुटकी डाला जाता है। ठीक है, पीपल। ये त्रायमाण मिलेगा कहाँ सर? त्रायमाण मिलेगा नहीं, मैंने कहा ना कि ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है ये वनस्पति। दुर्लभ क्या, पता ही नहीं कि होता कैसा है ये। एक बार मैं श्वेत कुष्ठ में पढ़ा था इसके त्रायमाण को, और वो त्रायमाण और 2-3 दवा और थे उसमें, बहुत सारे ऐसे वनस्पति है, जो रिद्धि जो वृद्धि मिला हो भी गया, नहीं। जीवक हो गया, ऐसे जो वनस्पति है जो आजकल मिलते नहीं है। हाँ हाँ, धमासा त्रायमाण ये 2 चीज नहीं मिला। नहीं, धमासा तो मिलता है। धमासा कैसा होता है सर? धमासा तो धमासा कंटकारी जैसे कांटे, मगर लंबे लंबे कांटे होते, उसके पत्ते जो है ऐसे जमीन में, ये जो है ना रेगिस्तान वाला या जो राजस्थान समुद्र, में मिल जाता है हाँ गुरुजी, राजस्थान में मिल जाता है, राजस्थान में झुंझुनू की साइड में मिल जाता है, हाँ, राजस्थान में मिलता है राजस्थान में मिल जाता है। उधर मिलता है। हाँ, अपनी तरफ नहीं है ना भैया। उसमें कांटे 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 से लगे हुए होते हैं। हम्म। तो धमासा त्रायमाण दोनों नहीं मिला, जिससे मैं बना नहीं पाया उसको। नहीं नहीं, धमासा तो मिल जाएगा, धमासा तो मेरे पास इधर पड़ा हुआ है। हाँ, सोनू खैरी जी ऊँट खाता है। अरे ये धमासा जो है ना, किसी को भ्रम यानी चक्कर आ रहा है, धमासा वहां पर बहुत अच्छा काम करता है उसमें। किसी को चक्कर आना बार बार, इसीलिए एपिलेप्सी के कुछ केस में धमासा का प्रयोग होता है हमारे यहाँ। तो जैसे किसी को पांडु है, खून की कमी की वजह से उसको चक्कर आ रहा है, तो धमासा उसको दे दो। उष्ण प्रकृति जरूर है लेकिन वह उसमें काम करता है। पटोल मूलादि है ना, हरड़ हो गया, इंद्रायण का जड़, मुलेठी, कुटकी, रक्त चंदन, जलवेत और दारू हल्दी। इनमें प्रत्येक को एक एक कर्ष लेकर भूसा की तरह मोटा मोटा कूट कर काढ़ा बनाना है, मतलब है ना, गाय का घी डाल करके उस काढ़े में पान करना है। अब ये विसर्प, दाह, ज्वर, सन्निपातिक तृष्णा, विष विकार और शोथ को ये नष्ट करता है। ये फार्मूला अगर ये दिमाग में आ जाए ना कि भाई किसी किसी को विसर्प हो रहा है, विसर्प। अब ये सभी दवाई जो है पित्त सामक है। देखो कुटकी भी है, परवल का जड़ भी है, देवदार, हरड़ है, इंद्रायण का जड़ है, मुलेठी, कुटकी, रक्त चंदन, दारू हल्दी, सब पित्त सामक है। पित्त रस, कफ पित्त सामक, विसर्प में ये अच्छा काम करता है। विसर्प, मुझे शायद सत्येंद्र जी आपने भेजे थे ना एक लड़की का जिसका विसर्प था। हाँ जी सर, हाँ जी। उनको आप ये बना करके दे दो।
पटोल मुलादी का बात सर। हाँ, पटोल मुलादी क्वाथ, इसको आप बना करके उसको दे दो। यही ठीक इसी है। से ये जो काढ़ा है पीने को दे दो, वहां लगाने के लिए दे दो। जी जी। पटोल मुलादी क्वाथ। विसर्प, दाह, जहाँ जलन हो रहा है, ज्वर, बार बार बुखार आ रहा है, बार बार प्यास लग रहा है, विष विकार। विसर्प विष विकार से ही होता है ना, बॉडी के अंदर एलर्जी को हम विष से ही मानते। और शोथ, कहीं ना कहीं शरीर के अंदर स्वेलिंग हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो पटोल मुलादी। चित्रकादि घृत, चित्रकादि घृत का प्रयोग ज्यादातर मूत्र कृच्छ में किया जाता है। आरसा, गुल्म, शोथ, मूत्र कृच्छ, ज्यादातर जिसके किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, ध्यान देना, चित्रकादि घृत का अगर वहां बस्ती देने की जरूरत पड़ती है तो चित्रकादि घृत से बस्ती दिया जाता है। चित्रकादि घृत से वहां पर स्नेहन कराया जाता है, स्नेहन के संदर्भ में किसी के, तो चित्रकादि घृत वहां बेहतर काम करेगा। ठीक है। द्वितीय चित्रकादि घृत देखिए 57 में, ये इसका संबंध किसके साथ है? यह इसका संबंध, कोई पेशेंट आ गया और उस पेशेंट के ब्रेन में स्वेलिंग है। ब्रेन में क्या है? मतलब कोई पेशेंट अगर बोलेगा, ध्यान से सुनना, कोई पेशेंट बोलेगा सर मेरे को एपिलेप्सी है, बचपन में बुखार आया था, अभी भी बुखार जब कभी आता है तो दिक्कत होती है, समझ लो उसके ब्रेन में स्वेलिंग है, ब्रेन में क्लॉटिंग हो गया है ब्लड का। उस पेशेंट को द्वितीय चित्रकादि घृत बना करके दे दो। ठीक है, द्वितीय चित्रकादि घृत वहां बहुत अच्छा काम करेगा। गुरुजी ब्रेन में स्वेलिंग, स्वेलिंग की क्या क्या बताया आपने? ब्रेन में ना, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं ना, जी। उसको एपिलेप्सी, क्यों मेरे पास तो बहुत सारे आते हैं ना ऐसे केस, तो सर बच्चे को बचपन में बुखार था, बुखार होने की वजह से अब उसको दौरा आ रहा है, तो ऐसा बोलते हैं। अब उसको पता नहीं है, डॉक्टर भी उसको डायग्नोसिस में कभी ये चीज़ आता है कभी नहीं आता, तो अगर आ भी गया तो ब्रेन में ओडेमा, ओडेमा ऐसे करके रिपोर्ट आएगा, या ब्रेन में इन्फ्लामेशन है, नसों में स्वेलिंग है, ऐसा करके आएगा। ये तो वहां पर गुरुजी मेनिंजाइटिस पहले कैसे? आप यूं लगा लो, जिस किसी को बुखार आता रहता है, जिस किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, बचपन में बुखार ज़्यादा आने की वजह से दिक्कत हुई है और उसको आज एपिलेप्सी है, तो उसको द्वितीय चित्रकादि घृत देना है स्नेहन के लिए, छोटी। ये मेनिंजाइटिस में उपयोगी नहीं है ना? मेनिंजाइटिस में भी उपयोगी हो सकता है। सिम्टम्स बताओ, मेनिंजाइटिस कहने से बात नहीं बनी। आयुर्वेद, थोड़ा पानी पिलाना। मेनिंजाइटिस कहने से नहीं बनेगा, आयुर्वेद में वही बात है, सिम्टम्स क्या है और कौन सा दोष है। मैं बार बार आपको बताता हूं कि एलोपैथिक नाम वाला रोग में हम डायरेक्टली उसके नाम लेकर के कोई दवाई नहीं दे सकते। गुरुजी, हाँ, मेरे मन में ना एक बात आ रही है कि जैसे ज्वर होता है तो ज्वर का, देखो ज्वर का प्रभाव अगर वहां चला गया मस्तिष्क में तो मस्तिष्क शोथ हुआ, हाँ जी, उसकी वजह से एपिलेप्सी डेवलप हुई। हाँ। गुरुजी एक, अगर ऐसा है तो द्वितीय चित्रकादि घृत उसको देना है। जी जी जी, वैसे गुरुजी गुरुजी आप, पहले के, हाँ, sorry। हाँ बताइए सोनू भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि बालों के संदर्भ में ना एक स्थिति ऐसी है, हमारे जो ये माथे के जस्ट सामने का ये हिस्सा है, तो ये वात के प्रभाव के कारण अगर बाल जाते हैं तो ऐसा होता है, उसमें गट फ्लोरा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर रहता है, तो ज्वर कहीं ना कहीं हमारे उसमें मतलब जरूर असर दिखाएगा बुरा, और ऐसा है, और होना हो कहीं ना कहीं। गुरुजी आपको भी ज्वर की जरूर रही होगी पहले कुछ ना कुछ हिस्ट्री। मेरे जोर नहीं रहा है। गुरुजी फिर
ऐसे कैसे हो गया तो सर? अरे भैया मैं तो अभी तकलो हुआ हूँ कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले सारा बाल उड़ा दिया। बाल आ रहा है ना, देखो ना, अब ये तो ऐसा ही है, क्वचित खलवट निर्धन क्वचित कान भवेत साधु क्वचित रूप एक सूत्र है, क्वचित गान क्वचित खलवट निर्धन, जिसका खलवट यानी कि ये जो निकल जाए ना, वो बहुत कम ही लोग निर्धन होते हैं, बाकी सब धनी होते। क्वचित कान भवेत साधु, जो जिसके कान कटे हुए होते हैं ना, जिसके आंख ऐसे होते हैं, बाबा रामदेव जी, कान ऐसे बाबा कटे हुए राम होते हैं। बाबा रामदेव की क्वचित कान भवेत साधु, जिसके कान कटे हुए हैं, जिसके कान कटे हुए हैं, क्वचित कान भवेत साधु, कोई कोई ही साधु होते हैं, बाकी सब असाधु ही होते हैं। देखो समझ में, कान कटा हुआ व्यक्ति ज्यादातर साधु नहीं होता, असाधु ही होता है। क्वचित गानवती सती, ये जो डिस्को में जाकर के गाने वाली नाचने वाली जो लड़कियां होती है, बोलना नहीं चाहिए, कोई कोई सती होती है, मतलब क्वचित गानवती सती, कोई कोई होती है पति परायण। गुरुजी जो आपने बोला ना ये सर वाला, तो उन्होंने बताया था ये बात कि इतने साल में ना ये बाल ना अपने आप ही, वो बहुत बड़े वैद हैं वो भी, तो उन्होंने ये संस्कृति के डीन है, तो उनके 2 चलते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हैं अलग अलग, आप शायद जानते भी होंगे। तो उन्होंने बताया था, गोस्वाल जी है वो, उन्होंने सेम जो आपने बात बोली ना कि जो बाल होते हैं ना एक समय पर ये उड़ने चाहिए, मतलब कि, तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसे क्यों कह रहे हैं, जैसे आपने बोला ना ये वाली बात, तो उन्होंने कहा कि इस एज तक, क्योंकि उनका 50+ है वैसे तो। देखो जो बाल है ना, ये बाल जो है गंधक और लोह, इन दोनों से बाल तैयार हुआ है। शरीर में आयरन और गंधक की अगर कमी होगी तो पहले तो बाल उड़ेगा, पहली बात। दूसरे नंबर में अस्थि धातु, अगर शरीर में वायु बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा, तो भी बाल जो है उड़ते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ सोचते हो, दिमागी काम करते हो, तो भी वायु बाल उड़ेगा। अगर आप धूप में नहीं जाते हो, है ना, दिन भर ऑफिस में घर में ही करे बैठे रहते हो, तो भी बाल उड़ेगा। ज़्यादातर चिंता से वायु बढ़ता है, और बढ़ने वाला वायु का संबंध अस्थि धातु के साथ होता है, और अस्थि धातु का उपधातु जो ये बाल है, दाढ़ी मूंछ जो है, ये गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अब इस उम्र में क्या भैया, अब तो बच्चा भी हो गया, बाल लंबा करो, छोटा करो, काला हो जाए, सफेद हो जाए, क्या ले लेते हैं। हमारे पास फार्मूला है सफेद बाल को काला करने वाला, और देखो देवराज जी तो पूरे कलवटों बने पड़े। अच्छी बात है। ये तो आपने एक अपने लेक्चर में चिंता का तो पेरिकार्डियम के साथ लिंक बताया था। हाँ जी, एक लेक्चर में आपके में चिंता का जो मेन वो था, वो पेरिकार्डियम के साथ था। जी, बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड होता है हमारे शरीर के, बहुत सारी चीज़ें। गुरुजी 18 मैं साल 18 साल के बाद से गिरना चालू हो गया था। हाँ, जब मैं 18-19 साल का था, उसके बाद धीरे धीरे गिरता ही चला गया, मैं उसको रोक भी नहीं पाया। ठीक है, क्या करना रोक के, क्या करोगे गुरुजी देवराज जी आप रोक के, बताओ। हाँ जी, गुरुजी मैं अपनी बात का निचोड़ कर दे रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अस्थिधरा कला है, धात्री लोह उसमें अच्छा कार्य करेगा, तो क्यों ना हम एक बार धात्री लोह को इसमें आजमा के देख लें। मैं करके देख सकता हूँ। कोई भी ऐसे आजमाए नहीं, देखो ऐसा है, वही बात है कि कोई भी दवाई जब हम किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो दवाई करने के लिए सबसे पहले कौन सा दोष है उसका, उस दोष का कौन सा रस है। जैसे उस दिन मैंने कहा था ना कि उस आदमी को ऊर्ध्व अम्ल पित्त था, ऊर्ध्व अम्ल पित्त कफावृत पित्त की वजह से होता है, कफ और पित्त तिक्त रस, तो तिक्त रस दे दो उसको, तो रस में तिक्त आ गया। तो इस तरह से हमें कल्पना करना चाहिए दवाइयाँ, और वो युक्त कौन कौन से है, जैसे पंच तिक्त घृत हो गया, उसको सूट करेगा। अब यहाँ फल त्रिकादि घृत हो गया, ये उसको सूट करेगा, कसाया है, तिक्ता है। पटोलादि क्वाथ जो है वो उसको सूट करेगा। तो
ये बहुत सारी चीज़ें हमें करते हुए बाद में फिर हमें अब कौन सा फार्मूला, ये सारी चीज़ें हैं, तिक्त रस है, अनुरस ये है, ये है, ये इसमें होना चाहिए। अब इसमें सूट करने वाला कौन सा दवाई, रेंडमली ऐसा नहीं कि हर किसी को आप एक ही तरह की दवाइयाँ दे दो। जैसे लोग कहते हैं सप्तामृत लोह जो है आँखों के लिए अच्छा होता है, बालों के लिए अच्छा होता है, उसके लिखा फलश्रुति में लिखा तो है, लेकिन उसकी भी तो कंडीशन है। उसमें हरड़, त्रिफला, आंवला ये सारे रुक्ष गुण प्रदान है। तो रुक्षता तो है, वायु बड़ा है अपने प्रबल रुक्ष गुण से, और उसके वजह से उसके आंखों में प्रॉब्लम आ रही है। और उसमें अगर आप सप्तमृत लोह दे दोगे तो गड़बड़ नहीं होगी, बताओ? उससे तो रुक्षता और ज्यादा बढ़ेगी। गुरुजी ये बात तो है, हम गुणों के सिद्धांत पे जो है बात नहीं करते, केवल गुणों में आयुर्वेद में ना क्या है, आयुर्वेद में सिर्फ क्या है, दोष है, उस दोष को प्रभावित करने वाले रस है, उस रस के गुण है, बस ये तीन ही चीज है और कुछ नहीं। दोष, दोष को प्रभावित करने वाला रस और उस रस के गुण, ये तीन चीज के ऊपर हमें अधिक फोकस करना है। बस हम ये सोचते हैं कि मेरी आंख आ गई है तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, होगा तो क्या करूं। ऐसा अच्छा नहीं, गुरुजी, ये जो ये सप्तामृत लोह है गुरुजी, अगर सप्तामृत लोह का सेवन करते हैं तो ये पित्त की द्रवता को बढ़ाएगा? देखो पहले तो देखो सप्तामृत लोह में क्या क्या है, उसकी जड़ी बूटियां क्या क्या है ये बताओ। सप्तामृत लोह में हरड़ है, बेड़ा है, आंवला है, यष्टि मधु है, लोह भस्म है और शहद और पित्त घी। को घटाएगा, देखो त्रिफला है, पित्त को यष्टि मधु, घटाएगा, हाँ? पित्त को घटाएगा यष्टि अब ये। मधु देखो यहाँ पर गुरुजी, त्रिफला है, त्रिफला कषाय रस हो गया, कषाय रुक्ष हो गया, कषाय रुक्ष, पृथ्वी महाभूत का काम हो गया कि नहीं हुआ? पृथ्वी कैसा है, कषाय है, रुक्ष है, पृथ्वी को बढ़ाएगा, जल को नहीं बढ़ा रहा है। पृथ्वी को अगर बढ़ाएगा तो किस किस में काम करेगा? दूसरे नंबर में रुक्ष गुण है, तो रुक्ष आकाश हो गया, पृथ्वी में आकाश है, पृथ्वी और आकाश हो गया, इसमें क्या क्या हो गया, पृथ्वी और आकाश। तो अगर पित्त बढ़ा है अपने द्रव गुण से, तब उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा, रुक्षता से द्रव को ठीक करेगा। लेकिन अगर पित्त बढ़ा है रुक्ष गुण प्रदान अग्नि से, उष्णता से, उष्ण रुक्ष गुण से अगर पित्त बढ़ा है तो ये फिर उतना अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि सबके सब रुक्ष, हालांकि मुलेठी डाल करके इसके रुक्ष, क्योंकि लोह भस्म भी बहुत ज्यादा रूखा है, रुक्ष गुण है, सभी रुक्ष गुण है, थोड़ा उसकी क्वालिटी को मुलेठी ने थोड़ा सा मेंटेन किया है, और मुलेठी पित्त सामक भी है, काउंटर किया है मुलेठी ने उसे। काउंटर किया है, मुलेठी डाल करके इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर जो वो आपने कहा ना भृंगराज, तो वो भृंगराज वाला जो है वो मुझे मतलब वो अच्छा लगा, इसमें भृंगराज का भावना दे दी, क्योंकि भृंगराज जो है हालांकि वो भी रुक्ष तो है, भृंगराज रुक्ष है या क्या है, देखना जरा भृंगराज का, कोई है जो भृंगराज को निकाल करके बताए? भृंगराज, भृंगराज को निकालिए जरा, भृंगराज रुक्ष है या नहीं? नहीं, रुक्स नहीं होगा गुरुजी भृंगराज। हाँ, देखिए देखिए भृंगराज रुक्ष है कि नहीं? भृंगराज रुक्ष है सर, रुक्ष है ना, मुझे तो रुक्ष तो लग ही रहा है। लघु और रुक्ष है। हाँ, सारा पढ़ के कसाय सुनाना जरा। है, कसाय कसाय है, तिक्त है, लघु है, रुक्ष है और उष्ण भी है। हम्म, और ये कह रहे मतलब तो कफ और वात का शमन करेगा, पित्त का संतुलन। पित्त का और संतुलन करेगा। जी, इसको बाल झड़ना, सफेद बाल नहीं, और आपने कहाँ लीवर, से आप देख रहे हो उसको? आप बुक से देखिए ना, वो वेबसाइट से नहीं देखना। नहीं वो इसका बुक का ही वो जो है आचार्य जी। क्या है?
मतलब जो श्लोक है ना, वो अच्छा, तो मतलब रुक्षा हो गया, उष्णा हो गया, है ना? बहुत जी। ज्यादा उष्णा नहीं है, ठीक ठाक है, समशीतोष्ण है मुझे जहां तक लगता है। और कोई देखिए जरा, भृंगराज को बुक में से निकाले, भाव प्रकाश है जिसके पास, निकालिए फटाफट। गुरु जी, रुक्ष और लघु, हाँ, रुक्ष लघु हो गया। तो कटु रुक्षा जो है, और तिक्त, हाँ? विपाक कटु है, वीर उष्ण है। उष्ण वीर्य। यहाँ पर हाँ, शोधहर, वेदना स्थापन, वर्ण शोधन, वर्ण रोपण, सर्वजीवीकरण और चाक्षुष, हाँ, चाक्षुष। तो भृंगराज के सर्वोपरि माने सोनू ने, केश वर्धन और रंजन, हाँ? केश वर्धन और रंजन, हाँ, सर्वोपरि यह केश वर्धन और रंजन है। वात हर होने से वेदना स्थापन है, नहीं, बात इससे हर किस वजह से दृष्टि हो गया? शक्ति बढ़ती है। बात हर किस जी, वजह से होगा? अब ये तो द्रव्य गुण विज्ञान ही नहीं, आप वो बता सकते उष्ण हैं। होने से बात हर हो गया ना। जी, बात हर है, वेदना स्थापन है, इससे दृष्ट शक्ति बढ़ती है। हम्म, यह दीपन, पाचन और यकृत उत्तेजक है, हम्म, इसकी मुख्य क्रिया यकृत पर होती है, जिससे पित्त स्राव ठीक होता है, आम दोष का पाचन ठीक होता है, पित्त रेचक और इसमें उदरस्थ कृमि नष्ट होते हैं। ये स्थूल प्रसन्न है। हाँ, वही है ना कि ये भृंगा इसका मुझे अच्छा लगा, सोनू ने जो कहा ना कि इसके भावना देना, तो भावना इसका दिया गया, अच्छी बात है। उष्ण होने से ये क्या करेगा, कि ये बात सामक हो गया ना, क्योंकि उसमें सारे चीजें जो है, हरड़ बहेड़ा आंवला वगैरह उष्ण गुण वाले है। सही है, ये सोनू का जो फार्मूला है ना, बनाया जा सकता है इसका। कफ वात जन्य विकारों में इसका उपयोग करते हैं। लेकिन मैंने देखा भृंगराज जो है ना, पित्त में अच्छा काम करता है, पित्त वालों को भी हार्मफुल नहीं करता। ठीक है जी। अग्निमान, हाँ जी। अग्निमांध, अजीर्ण, यकृत वृद्धि, फलिहा वृद्धि, कामला, अर्श और उदरशूल में भी इसका उपयोग अतिशयोक्त है। एरंड तेल के साथ इसका स्वरस मिलाने से उदरस्थ कृमि बाहर निकल जाते हैं। राहुल शर्मा जी, आप जरा कैमरा को खोलिए। जी गुरु जी। क्या क्या समझ में आया आज का कंस हरित की? आज के ना, आज का टॉपिक आज के सबसे बढ़िया जो फार्मूला है कंस हरित की। जी जी। तो इसको बनाया जा सकता है ना? जी जी। और कोई है जिसको आज के टॉपिक में कोई क्वेश्चंस करना है? गुरुजी एक बात बता दीजिए, जैसे आपने कहा था ना शौक होता है इसका, जैसे ये बुखार का जो शौक है, तो कैसे पता चलेगा? मान लीजिए पहले कैसे पता चलता था, आज तो चलो डायग्नोस करके हम पता चला लेंगे कि सर में ये, हाँ जी, शौक का। तो कैसे ये सर, वो जो आपने बताया था ना कि दिमाग में अगर जैसे बुखार का वो हो जाएगा, ज्वर का, तो कैसे पता चलेगा कि ये तो जैसे पेशेंट बचपन में हुआ था ज्वर, तो उस, देखो पेशेंट को हाँ जी, पहले बुखार आ गया, और बुखार बहुत तेज बुखार आने के बाद उसको आज अगर एपिलेप्सी हो रहा है, एकदम 100% उसके ब्रेन में स्वेलिंग है, चाहे एमआरआई सीटी स्कैन में कुछ दिखे या ना दिखे। आप शोथक ना, यह जो द्वितीय चित्रकादि, क्या नाम है इसका,
इसका आप अगर कुछ नहीं तो कंस हरित की ही अगर आप बना करके उसको दोगे, या ये जो घृत जो है द्वितीय चित्रकादि घृत बना करके उसको दोगे तो वो अच्छा काम करेगा। सोच ही समझ करके काम करना है। सर 100% यही होगा शो? यही है। ठीक। इस अध्याय को 12, ये जो 12वां अध्याय, इसको एकदम A to Z आप लोग पूरा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो आपको समझ में आएगा, लेकिन मूलतः जो दवाइयाँ हैं वो सारे यही है। अगर कुछ समझ में नहीं भी आता, इन्फ्लामेशन हो गया, उसको शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, ये सब के सब सोयथू के कैटेगरी में आते। कहीं भी हो गया ना, जैसे लीवर इन्फेक्शन हो गया, किडनी इन्फेक्शन हो गया, इन सभी का संबंध सोयथू से ही लेकर के चल सकते हो। उस रोगी को कंस हरितकी दे दो जिसको किडनी इन्फेक्शन है, यूटीआई है, यूटीआई है। मूत्र कृच्छा भी आया है ना कंस हरितकी में, आया कि नहीं आया? देखो ये देखो, मूत्र विकार भी आ गया ना नीचे, कार्श्य कृशता भी आ गया, दुर्बलता। सबसे बड़ी बात यह है रक्त पित्त और अम्ल पित्त। देखो हरड़ होकर के भी, हरड़ से बनने वाली दवाइयां होकर के भी जो रक्त पित्त और अम्ल पित्त में काम कर रहा है, फिर तो ये दवाई आज के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण है आप खुद इसका अंदाज लगाओ। गुरुजी ये जो त्रैमाणा है इसे जैनसियाना कुर्रो के नाम से लिखा हुआ है। वही मैं कह रहा व्रत हूँ ना, शर्मा। लिखने के लिए तो कुछ भी लिख दो, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, नमस्कार, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल, मिलेंगे